हाय ऑल, वेलकम बैक। सो अब ये चैप्टर के 2-3 टॉपिक और बाकी हैं, उसके बाद विल बी स्टार्टिंग विद योर एक्सरसाइज दैट इज गिवन इन द मॉड्यूल एंड देन विल बी कंप्लीटिंग दिस चैप्टर इन दिस लेक्चर ओनली। फाइन, सो लेट्स स्टार्ट विद इट। व्हाट आर CPINs इन BRN एंड EFPB? सो फ्रेंड्स, CPIN क्या होता है? CPIN स्टैंड्स फॉर कॉमन पोर्टल आइडेंटिफिकेशन नंबर. It is created for every challan successfully generated by a taxpayer. It is a 14-digit unique number to identify the challan. CPIN remains valid for a period of 15 days. तो फ्रेंड्स, टैक्स पेमेंट का प्रोसेस किस तरीके से होता है? सबसे पहले आप चालान जनरेट करते हो, उसके बाद उस चालान का क्या करते हो? पेमेंट करते हो. सो दीज आर टू डिफरेंट प्रोसेसेस, जनरेटिंग द चालान एंड मेकिंग द पेमेंट ऑन द बेसिस ऑफ दैट चालान. तो जब आप चालान जनरेट करते हो तो क्या जनरेट होता है? CPIN, कॉमन पोर्टल आइडेंटिफिकेशन नंबर, जो कि क्या होता है? 14 डिजिट यूनिक नंबर टू आइडेंटिफाई द चालान कि किसने जनरेट किया है और कौन इससे पे करेगा. ठीक है. SIN और चालान आइडेंटिफिकेशन नंबर इज जनरेटेड बाय द बैंक्स वंस पेमेंट इन ल्यू ऑफ जनरेटेड चालान इज सक्सेसफुल. तो एक बार आप चालान के बेसिस पे पेमेंट करते हो तो क्या जनरेट होता है? CIN, चालान आइडेंटिफिकेशन नंबर, जो कि कौन जनरेट करता है? बैंक्स जनरेट करती है. इट इज 17 डिजिट नंबर, जिसमें 14 डिजिट क्या होता है? CPIN और 3 डिजिट्स क्या होते हैं? बैंक कोड. ठीक है. BRN और बैंक रेफरेंस नंबर इज द ट्रांजैक्शन नंबर गिवन बाय द बैंक फॉर अ पेमेंट अगेंस्ट अ चालान. आप जब पेमेंट कंप्लीट कर लेते हो तो हर पेमेंट का एक बैंक रेफरेंस नंबर जनरेट होता है. ठीक है. तो आपको अगर पेमेंट किया और पेमेंट रिसीव या फिर पेमेंट फेल हो गया है ना, तो उस रेफरेंस नंबर के बेसिस पे क्या कर सकते हो? आप बैंक में कंप्लेन कर सकते हो. पेमेंट किया, पेमेंट आपके बैंक से कटा लेकिन सामने वाले के पास नहीं पहुंचा, तो BRN के जरिए आप उस ट्रांजैक्शन को ट्रैक कर सकते हो. गवर्नमेंट बैंक को कंप्लेन कर सकते हो कि ये पैसा आपके बैंक से कटा है, सामने वाले के पास नहीं पहुंचा है. फाइन. EFPB stands for Electronic Focal Point Branch. These are the branches of authorized banks which are authorized to collect the payment of GST. So EFPB is nothing but these are the branches of authorized banks which are authorized to collect GST. फाइन. तो क्या बोलते हैं इनको? इलेक्ट्रॉनिक फोकल पॉइंट ब्रांच. केवल इन्हीं ऑथोराइज्ड ब्रांच पे अब GST का पेमेंट मैन्युअली जाके कर सकते हो. लेकिन NEFT RTGS के लिए EFPB कौन है? तो NEFT RTGS के लिए EFPB इज RBI. फॉर NEFT RTGS transactions RBI will act as EFPB. Are the manual challans applicable as allowed under the earlier VAT regime? तो फ्रेंड्स, जो पहले रिजीम थी इनडायरेक्ट टैक्स की GST से पहले, उसमें क्या था? वैट, सर्विस टैक्स, एक्साइज. उसमें चलन मैन्युअली भी जनरेट होते थे. लेकिन आफ्टर अराइवल ऑफ GST क्या होता है? चलन्स आर नॉट अलाउड टू बी जनरेटेड मैन्युअली और फिजिकली एंड इट इज मैंडेटरी टू जनरेट चलन्स ऑनलाइन ऑन द GST पोर्टल. GST पोर्टल पे ही क्या करना है? चलन को ऑनलाइन जनरेट करना है. How many types of challans are prescribed for various taxes and payments to be paid under the GST regime? So there is only a single challan for all the taxes, fees, penalty, interest and any other payment to be made under GST. ठीक है. अलग अलग टाइप्स के चलन नहीं है. पहले क्या होता था? टैक्स के लिए अलग, इंटरेस्ट के लिए अलग, वैट में अलग चालान, सर्विस टैक्स में अलग चालान. अभी क्या है? CGST, SGST, IGST, किसी का भी पेमेंट करना हो एक ही चालान, कॉमन चालान जनरेट होगा. टैक्स, इंटरेस्ट पे करना है, पेनल्टी करना है, तो सब के सब पेमेंट्स केवल उसी चालान से जनरेट, केवल उसी चालान से आप पे कर सकते हो. फाइन. चालान की वैलिडिटी कितनी है? सो ई चालान इज वैलिड फॉर अ पीरियड ऑफ 15 days. Commission for making payment through e-challan has to be borne by the person making the payment. Note, date of credit into the treasury of state or central government is deemed to be the date of deposit and not the actual date of debit to the account of taxable person. आपने ऑनलाइन पेमेंट किया, आपके अकाउंट से आज डिडक्ट हुआ, गवर्नमेंट को कल मिला, तो डेट ऑफ डिपॉजिट कौन सा माना जाएगा? डेट ऑफ डिपॉजिट, डेट ऑफ क्रेडिट इन द ट्रेजरी ऑफ स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट.
ऐसा होता नहीं है फ्रेंड्स। जैसे ही आपके अकाउंट से डिडक्ट होगा कहाँ चला जाएगा, ट्रेजरी ऑफ सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, है ना। तो जिस दिन स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के अकाउंट में गया, क्रेडिट हुआ, उस दिन को क्या माना जाएगा, डेट ऑफ डिपॉजिट एंड नॉट द एक्चुअल डेट ऑफ डेबिट इन योर अकाउंट। आपने जिस दिन पे किया उस दिन आपके अकाउंट में डेबिट हुआ, उस दिन को डेट ऑफ डिपॉजिट नहीं मानेंगे। जिस दिन सेंट्रल गवर्नमेंट के अकाउंट में गया उस दिन को क्या मानेंगे, डेट ऑफ डिपॉजिट मानेंगे। और दोनों यूजुअली 99.99% केसेस में क्या होगा, सेम डे ही होगा। इज प्रिंसिपल ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट एप्लीकेबल फॉर पेमेंट मेड अंडर जीएसटी। जीएसटी में जो पेमेंट करते हैं, इन इज अनजस्ट एनरिचमेंट एप्लीकेबल इन दैट केस। अनजस्ट एनरिचमेंट क्या होता है फ्रेंड्स, मान लीजिए आपने आउटपुट टैक्स कलेक्ट किया, गवर्नमेंट को पे किया ही नहीं, आपने अपने पास रख लिया, सो दिस इज कॉल्ड अनजस्ट एनरिचमेंट। यू आर टेकिंग बेनिफिट ऑफ समवन एल्स मनी, ठीक है, वो पैसा आपका नहीं है, पैसा किसका है, सरकार का है, तो आप वो पैसा अपने पास नहीं रख सकते। यू कैन नॉट अनजस्टली एनरिच योर सेल्फ, यू हैव टू पे दैट मनी टू द गवर्नमेंट। ठीक है, क्लियर है। आपको 10,000 की आईटीसी लेनी थी, आपने ले ली 50,000 की, सो आर यू एलिजिबल टू टेक दैट आईटीसी? नो, वो एक्स्ट्रा 40,000 किसका पैसा है, गवर्नमेंट का पैसा है। यू कैन नॉट अनजस्टली एनरिच योर सेल्फ आउट ऑफ समवन्स एल्स मनी, ठीक है, तो उसको बोलते हैं अनजस्ट एनरिचमेंट। तो गवर्नमेंट क्या कहती है, जिस दिन आपने आउटपुट टैक्स पे किया उस दिन ऐसा माना जाएगा कि आपने टैक्स का बर्डन किसी और पे शिफ्ट कर दिया, और एक बार आपने टैक्स का बर्डन किसी और पे शिफ्ट कर दिया मतलब यू आर नॉट जस्ट एनरिचिंग योरसेल्फ, यू आर पेइंग द टैक्स टू द गवर्नमेंट। ठीक है, मतलब आप किसी से गुड्स परचेस करते हो तो 100 रुपए आपने क्या पे किया, इनपुट टैक्स, तो इसका आप क्या ले लोगे, क्रेडिट ले लोगे। आप ये गुड्स किसी को सेल करोगे, ठीक है, परचेस, फिर क्या किया, सेल, तो 200 रुपए मानिए आपने टैक्स कलेक्ट किया और ये टैक्स आपने आपके पास रख लिया, तो दिस इज अनजस्ट एनरिचमेंट। लेकिन 200 में से 100 माइनस करके बाकी का 100 रुपए अगर आप गवर्नमेंट को पे करते हो तो ये 200 रुपए आपने किसी से कलेक्ट तो किए होंगे, आपके कस्टमर से, तो आपने क्या किया, ये 200 रुपए आपके कस्टमर से कलेक्ट किए, मतलब ये जो 100 रुपए का बर्डन आपके ऊपर था, ये बर्डन आपने किस पे शिफ्ट कर दिया, आपके कस्टमर पे शिफ्ट कर दिया। अब बर्डन एक बार कस्टमर पे शिफ्ट हो गया और बाकी का अमाउंट आपने गवर्नमेंट को पे कर दिया, तो आपने अनजस्ट एनरिचमेंट नहीं किया। इनडायरेक्ट टैक्स में यही तो होता है, यू जस्ट नीड टू शिफ्ट द बर्डन, यू आर अ सेलर, यू विल शिफ्ट योर टैक्स बर्डन टू योर कंज्यूमर। आपका टैक्स बर्डन क्या होगा, आपकी इनपुट टैक्स क्रेडिट, उसको यूज तो करना पड़ेगा ना, नहीं तो वो क्या है, आप पे बर्डन है, आपके खुद के जेब से पैसा गया। यूज कैसे होगी, जब आउटपुट टैक्स कलेक्ट करोगे उसमें से इनपुट टैक्स माइनस करोगे, बाकी का अमाउंट आप क्या करोगे, गवर्नमेंट को पे करोगे। तो आउटपुट टैक्स कलेक्ट करोगे मतलब जो 100 रुपए पे किए थे इनपुट टैक्स, आउटपुट टैक्स कलेक्ट किया तो मिले कितने, 200, तो 100 रुपए का बर्डन शिफ्ट हो गया और बाकी का एक्स्ट्रा 100 रुपए आप अपने पास नहीं रख रहे हो, गवर्नमेंट को पे कर रहे हो। तो गवर्नमेंट कहती है जैसे ही आपने आउटपुट टैक्स गवर्नमेंट को पे किया, you have shifted the burden and you are not unjustly enriching yourself। समझ आ रहा है फ्रेंड्स, क्लियर है, रीड करते हैं। yes, with respect to subsection 9 of section 49 it contains a deeming provision। प्रिंसिपल ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट के लिए, ठीक है, क्या बोला है, सेक्शन 49 सबसेक्शन 9 it contains a deeming clause which says that when a taxable person has paid the GST under the corresponding act, the taxable person is deemed to have passed on the incidence of such payment of tax to the recipient of goods। Taxable person has deemed to passed on the incidence मतलब burden of tax to the recipient when he pays the GST under the corresponding act, जब वो पैसा गवर्नमेंट को पे करता है, आउटपुट टैक्स गवर्नमेंट को पे करता है। तो मान लेते हैं कि बर्डन आपने क्या कर दिया, शिफ्ट, तभी तो आपने आउटपुट टैक्स पे किया, कलेक्ट किया किसी से तभी तो पे किया, तो मतलब क्या किया आपने, टैक्स इंसिडेंस, टैक्स बर्डन क्या कर दिया, शिफ्ट कर दिया। Thus, if the tax has been paid under CGST Act, then the taxable person is deemed to have passed on the incidence, मतलब burden of such payment of CGST to the recipient. This is subject to contrary being proved। मतलब
अनजस्ट एनरिचमेंट तो नहीं हुआ, लेकिन अगर किसी तरीके से साबित होता है कि आपने गवर्नमेंट का कुछ पैसा अपने पास लेके रख लिया, 50,000 कलेक्ट किया और 30,000 पे किया, 20,000 अपने पास रख लिया, और ये कहीं से प्रूव हो गया, मतलब क्या बोला है, दिस इज सब्जेक्ट टू कॉन्ट्ररी बीइंग प्रूव्ड, अगर ये कहीं से प्रूव हो गया तो अनजस्ट एनरिचमेंट माना जाएगा, नहीं तो गवर्नमेंट सीधा सीधा यही मानेगी कि आपने XYZ आउटपुट टैक्स कलेक्ट किया और वो पैसा गवर्नमेंट को पे कर दिया। तो जब भी आप टैक्स इंसिडेंस पास करते हैं, इसका मतलब गवर्नमेंट ये मानती है कि आपने अनजस्ट एनरिचमेंट नहीं किया, आउटपुट टैक्स कलेक्ट किया और गवर्नमेंट को पे किया, अपने पास कोई पैसा रखा नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर है, फाइन। एक बार क्वेश्चन फिर से रीड करिए, लिखा है इज द प्रिंसिपल ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट एप्लीकेबल फॉर पेमेंट मेड अंडर GST। तो क्या लिखा है, यस विथ रिस्पेक्ट टू दिस, विथ रिस्पेक्ट टू दिस मतलब विथ रिस्पेक्ट टू अनजस्ट एनरिचमेंट सबसेक्शन 9 ऑफ सेक्शन 49 कंटेन्स दिस क्लॉज, जो हमने अभी पढ़ा। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम स्टार्ट करते हैं आपके मॉड्यूल में दी गई एक्सरसाइज से। So let's start with the first. Which of these electronic registers are maintained online? तो कौन से रजिस्टर्स ऑनलाइन मेंटेन होते हैं, कैश लेजर, क्रेडिट लेजर, लायबिलिटी रजिस्टर, मतलब ऑल ऑफ द अबव इज अवर आंसर। डिपॉजिट टुवर्ड्स टैक्स, पेनल्टी, इंटरेस्ट, फीस और एनी अदर अमाउंट आर क्रेडिटेड इनटू डैश ऑफ अ टैक्सेबल पर्सन। तो कहां पे क्रेडिट होंगे, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में ये सारे अमाउंट्स क्रेडिट होंगे। सो सेकंड का आंसर इज सी। इनपुट टैक्स क्रेडिट एज सेल्फ असेस्ड इन द रिटर्न ऑफ अ रजिस्टर्ड पर्सन शैल बी क्रेडिटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग लेजर। इनपुट टैक्स क्रेडिट जो सेल्फ असेस करते हैं वो कहां क्रेडिट होगी, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में क्रेडिट होगी। विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स आर डेबिटेड टू ECL। ECL में क्या डेबिट करते हो, तो केवल आउटपुट टैक्स। क्रेडिट लेजर में केवल आउटपुट टैक्स डेबिट होगा। अगर कैश लेजर लिखा होता तो कैश लेजर से आप आउटपुट टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी सब कुछ पे कर सकते हो। तो 4 का आंसर इज ए, क्योंकि यहां पे क्या लिखा है, ECL में क्या डेबिट होता है, तो ECL में मतलब क्रेडिट लेजर में केवल आउटपुट टैक्स डेबिट होता है। बैलेंस इन क्रेडिट लेजर अंडर SGST कैन बी यूज्ड अगेंस्ट विच लायबिलिटी। SGST को आप किसके सामने यूज कर सकते हो, तो हमने ये चैप्टर 1 में पढ़ा था यूटिलाइजेशन ऑफ क्रेडिट में कि SGST को आप SGST एंड IGST दोनों के सामने यूज कर सकते हो। मतलब SGST की ITC को SGST के आउटपुट टैक्स और IGST के आउटपुट टैक्स को पे करने के लिए यूज कर सकते हो। विच इनपुट टैक्स क्रेडिट कैन नॉट बी क्लेम्ड अगेंस्ट विच आउटपुट टैक्स। तो SGST एंड CGST कैन नॉट बी क्लेम्ड अगेंस्ट ईच अदर। क्या बोला है, क्रेडिट कैन नॉट बी क्लेम्ड अगेंस्ट विच आउटपुट टैक्स, मतलब कौन सी क्रेडिट कौन से आउटपुट के सामने सेट ऑफ नहीं होती, तो CGST SGST के सामने नहीं होता और SGST CGST के सामने नहीं होता। सो D इज आवर आंसर। इंटरेस्ट इज पेएबल ऑन, इंटरेस्ट कब पे करना पड़ता है, ऑल ऑफ द अबव। डिलेड पेमेंट, अनड्यू एक्सेस ऑफ ITC, undue excess reduction in output tax liability. Which of the following liability cannot be adjusted against input tax credit of CGST? CGST के सामने क्या एडजस्ट नहीं कर सकते, SGST और UTGST एडजस्ट नहीं कर सकते। Which of the following shall be discharged first? ठीक है, सीक्वेंस पढ़ा ना हमने, पहले क्या पढ़ते हैं, पहले क्या पे करते हैं, प्रीवियस पीरियड के टैक्स ड्यूज, फिर करंट पीरियड के, उसके बाद डिमांड अंडर सेक्शन 73 एंड 74। तो इन सब में से सबसे फर्स्ट क्या डिस्चार्ज करना पड़ेगा, ऑल द ड्यूज रिलेटेड टू प्रीवियस टैक्स पीरियड्स। इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड फ्रॉम द डे फॉलोइंग द डे ऑन विच टैक्स बिकम्स ड्यू टू बी पेड। ये करेक्ट है, ए इज द आंसर। Which of the following statement is true? Which date is considered as the date of deposit of tax? Tax deposit हो गया, उसको कब माना जाएगा कि tax deposit हो गया है, when the same is credited in the amount of account of central government, central or state whatever government। ठीक है, फिर बोला है how many types of ledger, तो cash ledger, credit ledger and liability register। ठीक है, so 12 सिंपल है। क्या बोला है features of GST process, तो हमने features पढ़े, फिर EFPB, CPIN, SIN भी हमने पढ़ा, फिर प्रिंसिपल्स ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट भी हमने पढ़ा कि अनजस्ट एनरिचमेंट हुआ है कि नहीं, कैसे पता पड़ेगा। स्टेट द नेम ऑफ द आउटपुट टैक्स अंडर GST
where any of the input tax credit under GST can be availed. मतलब ऐसे आउटपुट टैक्स का नाम बताओ जिसको पे करने के लिए हम किसी भी टैक्स की ITC यूज कर सकते हैं। तो कौन सा आउटपुट टैक्स होगा? IGST, क्योंकि IGST को पे करने के लिए आप IGST भी यूज कर सकते हो, CGST भी यूज कर सकते हो और SGST भी यूज कर सकते हो। So IGST is the output tax where any of the input tax credit under GST can be availed. ठीक है, so output tax liability known as IGST. ठीक है फ्रेंड्स, so we are done with your chapter. नेक्स्ट लेक्चर में नए चैप्टर से स्टार्ट करेंगे।